जो राउटर लगा होगा, जो घर में जो वाईफाई का जो बॉक्स होता है उसकी, वो आपके घर में लगा होगा ना, तो जहां पे वो इंस्टॉल होते हैं टेलीकम्युनिकेशन की, जब आपने सर्विस ली तो वो जो इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि आप डिश लगवाते हैं तो बाहर वो घर के बाहर वो छतरी लगती है ना, उस छतरी को क्या कहेंगे हम, आपकी इंस्टॉलेशन प्लेस कहेंगे। तो उस इंस्टॉलेशन प्लेस को हम क्या कहते हैं, हम आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखो, हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर हम कर रहे थे उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 10, सेक्शन 11, इनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, है ना, याद है सभी को। इवन हमने सेक्शन 9 भी डिस्कस कर लिया था। प्लेस ऑफ सप्लाई का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है यहां पर हमने डिस्कस किया था। उम्मीद करूंगी कि जो अब बच्चे देख रहे हैं पार्ट 2 को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 को, उसको देखने से पहले प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा सजेशन है, एडवाइस है कि प्लीज आप फर्स्ट चैप्टर को देखिए। बहुत बेसिक टर्म्स बताई हैं और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। राइट, देखो नजर भी आ रहा होगा, इवन आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है अभी, है ना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हम प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द सर्विसेज के केस में, कि अगर हम सर्विसेज कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की, तो उस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमें क्या देखना होगा, इसके अंदर लोकेशन देखनी होगी। किसकी लोकेशन देखेंगे भाई? एक तो सप्लायर की लोकेशन देखेंगे, एक हमारे रिसिपिएंट की लोकेशन देखेंगे। सप्लायर किसे कहते हैं? सप्लायर उस व्यक्ति को कहेंगे जो कि क्या कर रहा है, सामान भेज रहा है। रिसिपिएंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि सामान रिसीव कर रहा है। अगर ये दोनों के दोनों व्यक्ति इस भारत के से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, सॉरी अभी मेरे को बनाना नहीं आ रहा, बट हाँ, अगर ये भारत से ही बिलोंग करते हैं तो उसके लिए जो सेक्शन अप्लाई होगा सेक्शन 12, अगर वो दोनों के दोनों, या फिर एक भारत का है एक आउटसाइड इंडिया है, या फिर दूसरा भारत का है पहला आउटसाइड इंडिया है, इस केस में तो उनको क्या कंसीडर किया जाएगा? आउटसाइड इंडिया सप्लायर एंड द रिसिपिएंट है, तो सेक्शन 13 उनके बारे में एक्सप्लेन करेगा। क्लियर है, याद हो जाएगा। विद इन इंडिया है तो सेक्शन 12, आउटसाइड इंडिया तो सेक्शन 13। ओके जी। अब यहां पर भी ना 2 रूल्स आते हैं, मीन्स कि 2 पैरामीटर्स है। एक तो हमारा क्या होते हैं, जनरल रूल है, जनरल रूल एप्लीकेबल होंगे, और एक आते हैं हमारे पास स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक सिचुएशन दी हुई है कि टेलीकम्युनिकेशन की है, बैंकिंग की है, इंश्योरेंस की है, एनबीएफसी की है, इनकी सर्विसेज है, तो उनके ऊपर जो रूल है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 तक यहाँ पर रूल डिसाइड किए गए। और जनरल रूल यहाँ पे सेक्शन 12(1) के अंदर से लेकर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 से यहाँ पे डिफाइन किया गया। तो नॉर्मल सी बात है, ये 2 आगे पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, इसी तरह से यहां पर भी 2 डिवाइड किए हुए हैं। एक तो जनरल रूल है जो कि हमारे हैं सेक्शन 13(1) से सेक्शन 13(2) तक डिफाइन किए गए हैं, और एक हमारे स्पेसिफिक रूल है जो कि हमारे सेक्शन 13(3) से लेकर सेक्शन 13(11) तक डिसाइड किए गए हैं। इन सेक्शंस को ना मैं आपको याद बहुत अच्छे से करवाऊंगी, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर याद किया था। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम इनको याद कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने ये भी याद नहीं किए थे, ये हमने समझे थे, है ना, इनको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल रूल समझते हैं। आपको मैं 100% एंड श्योरिटी के साथ कहूंगी, देखो 99 का कोई चक्कर नहीं है, 101 की बात कर लेते हैं कि अगर आपने सेक्शन 12 को अच्छे से समझा, सेक्शन 12 को अगर आपने अच्छे से समझा तो 101% है कि आप सेक्शन 13 इजीली समझ पाएंगे। अगर आपका यही समझ नहीं आया तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। सो प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हमारे इस पॉइंट के ऊपर। अब रिसिपिएंट सप्लायर ये पता लग गया, ये जो फर्स्ट पॉइंट हमने किया था विद एग्जाम्पल, देखो आपकी बुक का ही एग्जाम्पल मैंने लिया था, जो सुरेश ट्रेडर वाला है, बिल 2 और बिल 4 के लिए, शिपिंग 4 के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 12 सबसेक्शन 13। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे डिवाइड की गई है 2 पॉइंट्स पे, कि अगर आपके जो सप्लायर है, रिसिपिएंट है, विद इन इंडिया में लोकेट करते हैं तो सेक्शन 12 लगेगा। अगर आपका जो सप्लायर है, रिसिपिएंट है, आपके आउटसाइड इंडिया तो सेक्शन 13 लगेगा। क्लियर है, ठीक है जी। फिर आपके जनरल रूल आ जाते हैं। जनरल रूल डिफाइन किए गए हैं, स्पेसिफिक रूल डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 12(14) तक। इसी तरह से सेक्शन 13(3) से लेकर सबसेक्शन 13(14) तक डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे
14 पॉइंट्स नहीं है इसके, यहाँ पर 11 पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम ना जनरल रूल देखते हैं। अगर कोई रूल, ऐसे रूल जो स्पेसिफिक अप्लाई नहीं होते उनको छोड़ के जनरल रूल यहां पे अप्लाई होंगे। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज एक्सेप्ट द सर्विसेज स्पेसिफाई इन द, मींस कि इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स यहां पे इंक्लूड होंगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर। दैट मींस देखो यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना। क्या कि एक तो हम ये देखेंगे कि जिसको हम सर्विस दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, जिसको हम सर्विस दे रहे हैं वो जो पर्सन है, क्या वो पर्सन रजिस्टर्ड है? ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो जिसको हम सर्विस दे रहे हैं वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा ना, प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसको हमने सर्विसेज दी है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, हमारी ट्रांजैक्शन का जो प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा जो रिसिपिएंट है ना। रिसिपिएंट कौन है? ये रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको हमने सर्विसेज दी है, उसी का प्लेस हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। दोबारा से रिपीट करती हूं, देखो अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है और उसको हम क्या कर रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके लोकेशन को हम क्या कहेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। अगर इन केस हमारा जो रिसिपिएंट या फिर कोई भी जो रिसीवर है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी। एक तो उसका एड्रेस के बेस पे देखेंगे कि क्या सप्लायर के पास उसका नॉर्मल एड्रेस है। अगर नॉर्मल एड्रेस है तो उसके एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर नॉर्मल एड्रेस नहीं है तो क्या करेंगे? उस टाइम हम सप्लायर का प्लेस हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं इन केस सर्विस मेड टू आ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर इफ अ रिसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब कि जो जीएसटी के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड की बात की जा रही है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उस केस में जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई उस रिसिपिएंट पर्सन की लोकेशन मानी जाएगी। इन केस कि वो रजिस्टर्ड ना निकला तो भाई उस केस में क्या करेंगे? उस केस में ये देखेंगे कि क्या सप्लायर के पास उस रिसिपिएंट का एड्रेस है या नहीं है। मान लो हमारे एग्जाम्पल में हमेशा मिस्टर एक्स होता है, ठीक है, ये हो गया सप्लायर हमारा, ठीक है, और ये जो मिस्टर वाई है ये हमारी मिस्टर वाई, एक सेकेंड भाई, मिस्टर वाई हमारी क्या है? रिसिपिएंट है। मिस्टर वाई हमारा क्या है? रिसिपिएंट है। अब यहां पे ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी ना। तो सप्लायर ये देखेगा कि क्या उसका एड्रेस आपके रिकॉर्ड में एग्जिस्ट है या नहीं है, मींस कि आपके बुक ऑफ अकाउंट में उसका एड्रेस है या नहीं है। अगर है तो उसके जो लोकेशन है, एड्रेस जो दिया हुआ है रिसिपिएंट का, वही क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर इन केस सप्लायर के पास उसका एड्रेस नहीं है तो उस केस में सप्लायर की लोकेशन हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चे? चलो, तो पहला पॉइंट देखो कितनी जल्दी हो गया। जनरल रूल यही है, इवन चाहे आप इसमें डिस्कस कर ले, इवन चाहे आप इसमें डिस्कस कर ले, तो आपका इस टाइम 50 नहीं कहूंगी मैं, यहाँ पे कहूंगी 30% आपका होमवर्क हो चुका है, 70% इन दोनों को मिलाकर है। ठीक है, ठीक है, 15% आपका यहां से था जिसके कारण 30% हो गया। दैट मीन्स ये 35% वर्क यहां पे रहता है हमारा, 35% वर्क यहां पे रहता है। ओके, चलो तो अब स्पेशल रूल की ओर बढ़ते हैं। स्पेशल रूल होते कौन कौन से हैं, कौन कौन सी टर्म्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक रूल फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस फॉर द डिटरमाइन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई। डिफरेंट सिचुएशन है जिसके अंदर हम प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे, वो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 तक डिसाइड किया गया। उनको देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला जो पॉइंट है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से जो पहला पॉइंट है क्या लिखा हुआ है? इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू अ सर्विसेज। समझाती हूं मैं क्या कहता है ये, कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर आप सर्विसेज दे रहे हैं जो कि इमूवेबल है, कहने का मतलब मींस कि जो एक्सपर्ट पर्सन है उसको उस प्लेस पे खुद जाना पड़ रहा है उसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। जैसे कि शादी होती है घर में, तो शादी जैसे कि मेहंदी, आजकल बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। शादी होती है जब क्या करते हैं, मेहंदी और जो आपकी हल्दी होती है तो उस टाइम पीछे डेकोरेशन करवाते हैं।
इंटीरियर जिसे हम डेकोरेशन कहेंगे, तो वो क्या आप अपना घर उठा के उस दुकान पे लेके जाते हैं? नहीं ना, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो उस टाइम क्या करते हैं, जो डेकोरेशन वाले पर्सन है वो खुद वहां पे आएंगे, उसको सजाएंगे। ऐसी सर्विसेज किसके अंदर आती है? सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में है, राइट। तो इस केस में आप वो ये जो पर्सन है, सप्लाई देने वाला जो पर्सन आपके पास खुद आया, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के पास विजिट किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? कहां पर आपने जो आपकी जो सप्लाई का एंड हुआ है, मतलब जब आपने सर्विसेज दे दी है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ना, तो इस केस में हम मानेंगे कि जब भी हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर हमारी डायरेक्ट सर्विसेज जा रही है किसी एक्सपर्ट के द्वारा, आर्किटेक्चर के द्वारा, इंटीरियर डेकोरेटर के द्वारा, सर्वाइवर के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, अदर एक्सपर्ट, इन सबका मतलब ना मैंने सबके रोल इवन एग्जांपल्स नीचे आपके लिए डिफाइन किए हुए हैं, आप इनको इजीली पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उस टाइम पे हम क्या मानेंगे? हमारी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उस टाइम हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्लियर है? सेकंड पॉइंट आ जाता है सर्विस बाय वे ऑफ लॉडिंग, एकोमोडेशन, होटल, इन गेस्ट हाउस, इन सब की अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं। अब आप ये देखो कि आपका एक बड़ा होटल है, ठीक है, आप इवन आपका गेस्ट हाउस है, आप वहां पे लोग आ रहे हैं, आप वहां पे उनको रहने की सर्विसेज दे रहे हो, है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी के पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। पहले तो एक्सपर्ट पर्सन की सर्विसेज दी जा रही थी, अब यहाँ पे आप इन चीजों का क्या कर रहे हो? उनको रहने की सर्विसेज दे रहे हो। एक रात के लिए आप उनको रहने के लिए कमरा दे रहे हो, 2 रात के लिए दे रहे हो, तो ये क्या है? आप सर्विसेज दे रहे हो, प्रॉपर वो तो नहीं हो रही है ना। तो इस केस में जहां पर सर्विसेज ली गई है होटल में, इनके अंदर, गेस्ट हाउस के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज बाय वे ऑफ द एकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज एंड रिसेप्शन की बात करें। जैसे कि घर में मैं कहती हूं, जैसे कि नॉर्मल ऐसा देखा जाता होगा कि आपके घर शादी है, आपके घर में इतनी जगह नहीं है कि आप जो गेस्ट आ रहे हैं उनको आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आपने क्या किया? अपने बगल वाले घर को क्या लिया? आपने 2-3 दिन के लिए कहा कि हम इसके घर के जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम यूज करना चाहेंगे, जो गेस्ट है वहां रुक जाएंगे, ऐसे ऐसे आपने इसको बात की। आपने उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, मैरिज को अरेंज करने के लिए, रिसेप्शन को अरेंज करने के लिए, यूज करने के लिए पर्पज से आपने क्या दिया? उनको दिया है। तो ऐसी सर्विसेज को हम किस में इंक्लूड करेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूड करेंगे, जो कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया। और बाकी एनालिसिस जो सर्विसेज है, इन सबको छोड़ के बाकी जितनी भी जो सर्विसेज है ऐसी आती है जिनके अंदर आप उन प्रॉपर्टी को ओनली फॉर पर्पज ऑफ द यूज की बात की जा रही है, उस पर्पज के लिए ले रहे हो, तो इस केस में हम प्लेस ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई उसे मानेंगे जहां पर वो लोकेशन है। अब बात आ जाती है कि जो वो इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी लोकेशन कहाँ है। अगर लोकेशन आपकी इंडिया में है तो उस टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी और द बोट और वेसल इज लोकेटेड। जहां पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट कर रही है उसी को हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इन केस ये भी तो हो सकता है कि जो रिसिपिएंट और जो आपके जो सप्लायर दोनों के दोनों आपके विद इन इंडिया में तो है, बट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आउटसाइड इंडिया है। इस केस में भाई क्या करोगे? तो इस केस में ये होगा, जो भी पर्सन उस सर्विसेज को ले रहा है, जिसकी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, उसकी लोकेशन को हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। उम्मीद करूंगी जो पहला पॉइंट है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इवन देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या कर रखा है, हर चीज ऐसे डिफाइन की हुई है। इवन हर शब्द का मतलब मैंने यहाँ पे नीचे डिफाइन किया हुआ है। पहले आपको देखो ऐसे ग्रुप में, ऐसे पैराग्राफ में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, देन इसको पिक्चर से थ्रू समझाना चाह रही हूँ, देन इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया है। इन केस आपको किसी भी तरीके से आप अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 यहां पर है। ओके, समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। सेक्शन जो हमारा 12 सबसेक्शन 4 है वो क्या कहता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज ले रहे हैं। देखो अब मैंने कहा कि अगर मैं मेरे जैसे घर में शादी हुई, ठीक है, और मैंने वहां पर ये देखा कि जो हमारा इंटीरियर डेकोरेशन है वो बहुत अच्छा हुआ, और इवन जब गेस्ट आ रहे हैं ना उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है,
ठीक है। और मैं उस पर्सन का ना कॉन्टेक्ट नंबर इवन बाकियों को शेयर कर रही हूँ कि उनकी जो सर्विस है ना बहुत अच्छी है। जैसे कि इवन आप जब किसी भी डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हैं तो उनके जो पीछे जो रिकॉर्ड है कि कितने जो ऑपरेशन है वो सक्सेस हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे आप उनकी सर्विसेज लेते हैं ना। जैसे कि डॉक्टर का एग्जांपल लिया मैंने आपको, जैसे कि अगर किसी के घर में शादी है तो अगर ब्यूटी पार्लर के अंदर क्या करना है आपको, एक दुल्हन को अगर सजना है, तैयार होना है, संवरना है, तो क्या करती है वो, उसकी इंस्टा आईडी को इतना छानबीन कर देती है कि इसका कितना कैसे क्या कुछ चल रहा है। इवन आपने जो कलीग्स है उनसे भी कंसर्न करेगी कि ये कैसा कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, कहीं उसकी जो जिस दिन शादी उस दिन वो अच्छी ना लगे, है ना। तो कहने का मतलब जो रेस्टोरेंट और जो परफॉर्मेंस बेस्ड हम सर्विसेज लेते हैं वो सर्विसेज कहाँ ली है वो डिपेंड करेगी कि आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 यही डिस्कस करता है कि जैसे कैटरिंग की सर्विसेज होती है, पर्सनल ग्रूमिंग की जो सर्विसेज होती है, फिटनेस की होती है, ब्यूटी ट्रीटमेंट की होती है, हेल्थ सर्विसेज की होती है, किसी भी तरह की हो, जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक होती है। यहाँ पर जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो वो प्लेस होगा जहां पर इस एक्चुअली जो सर्विसेज को क्या किया गया है, परफॉर्म किया गया है। मान लो कि आपने ब्यूटी पार्लर में जाके वहां खुद जाके तैयार हुए हो, उस पार्लर पे जाके खुद विजिट किया है, उस शॉप पे जाके खुद विजिट किया है, तो वो प्लेस क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर वो पार्लर वाली जो दीदी है, मैडम है, आंटी है, कोई भी है, वो आपके घर आके क्या कर रही है, आपको तैयार कर रही है, तो वो आपका जो घर है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या कह रहा है पता है कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हो किसी को ट्रेनिंग देने की, अगर आप किसी की परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जा रहा है, ये सर्विसेज दिया जा रहा है, तो इस केस में आपको वही 2 पर्सन देखने की क्या जिसको आप सर्विस दे रहे हो, जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, क्या वो पर्सन रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर वो पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड है, तो उसका जो प्लेस होगा उसी को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो डिपेंड करता है कि, एक सेकेंड, यहां पे क्या लिखा हुआ है आपको मैं यहां से समझाने की कोशिश करती हूं कि मीन्स व्हेन द प्रोवाइड द सर्विसेज टू द रजिस्टर्ड पर्सन देन द प्लेस ऑफ द सप्लाई इज लोकेटेड ऑफ लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इन केस द पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन, अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन, वो दैट मीन्स वो रजिस्टर्ड नहीं है पर्सन, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन, उस लोकेशन को मानेंगे वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पर सर्विसेज को क्या किया गया है, एक्चुअली में यूज किया गया है, परफॉर्म किया गया है, वहां पे कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 4 जो कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 के अंदर क्या डिफाइन करता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी पार्टी के अंदर गए हैं, ठीक है, इवन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पार्क भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको एंट्री दिलवाई जाती है। ठीक है, उस एंट्री के अंदर जो भी आपको सर्विसेज देगी, आपको टोकन दिया जाएगा, आपको कैप दी जाएगी, इवन आप कई पार्कों में तो क्या होता है, ड्रेस कोड भी होता है। तो इस तरीके की अगर सर्विसेज दी जा रही है तो उस टाइम जो भी आपको सर्विसेज दी उसका प्लेस ऑफ टाइम क्या होगा, उसका प्लेस ऑफ टाइम वो होगा जहां जिस पार्क में, जिस इवेंट में आपका स्वागत किया जा रहा है उसी टाइम पे आपको सर्विस दी जा रही है। तो नॉर्मल सी बात है उसी टाइम को, उसी लोकेशन को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। दैट्स इट। क्या लिखा हुआ, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एडमिशन टू अ कल्चर, आर्किटेक्ट, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट इवेंट एंड मीन्स कि इन सभी डिफरेंट प्लेसेस पे नॉर्मल सी बात है, इंट्रो तो होता है, एडमिशन तो होता है। चाहे आप किसी भी किटी पार्टी वाले जो पार्क में जा रहे हैं, ठीक है, आपको वहां पर सर्विसेज दी जाएगी। देयर टू शैल बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। मान लो कि स्पोर्ट्स की जो टीम के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज की है, तो वो जो टूर्नामेंट का जो प्लेस होगा वो इवेंट होगा, उसी को क्या मानेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, या फिर उस पार्क को प्लेस मानेंगे जहां पर वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर।
चलिए, तो ये देखो, फिर मैंने आपको यहाँ पे सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 5, 6, 7 यहाँ पे आप टैबुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं। यस, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ का जो चार्जेस है ₹9 आपके लिए है, ठीक है, पर पीडीएफ के चार्जेस है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में गिवन है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी इंफॉर्मेशन गिवन है, आप वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी टीम है वो आपके साथ जल्द ही आपको रिस्पॉन्स देगी। ओके, चलिए, तो पॉइंट नंबर 5 पे पहुंचते हैं, जो कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 क्या डिफाइन करता है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट सेक्शंस। वही बात आ रही है कि आप के लिए स्पेशल एक इवेंट किया गया है जहां पे आपको सर्विसेज दी जा रही है, जैसे कि रोजगार मेला में लगता है, फेयर एग्जीबिशंस लगता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई पार्टी होती है, उसके लिए आपका स्वागत किया जा रहा है, आपको वहां पे सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है। तो वहां पर क्या किया जाएगा? जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो फिर 2 पॉइंट्स पे डिटरमाइन होगी। क्या वो पर्सन जिसको आप सर्विस दे रहे हो, क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके जो पर्सन है उसकी लोकेशन को ही क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पर इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है उसको मानेंगे। इफ द इवेंट, ऐसा भी तो हो सकता है भाई इवेंट आउटसाइड इंडिया हो, तो उस केस में रिसिपिएंट की जो लोकेशन होगी वो हमारी क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। क्लियर है? देखो यहां पे भी मैं तो आपको दोबारा से समझाती हूँ। देखो पॉइंट नंबर 5 पे आए हुए थे, जो कि किसके बारे में बात करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट एंड प्रोवाइड द सर्विसेज, जो कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 को डिफाइन कर रहा है। क्या कह रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी डिपेंड करती है रजिस्टर्ड पर्सन की, क्या वो पर्सन रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। नहीं है तो उसकी लोकेशन देखेंगे, ठीक है, इवेंट की लोकेशन देखेंगे। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो सिंपल सा लॉजिक है अब तो कि उसकी खुद की लोकेशन देख लेंगे, रिसिपिएंट की लोकेशन देख लेंगे जो कि रजिस्टर्ड है। अगर इवेंट की बात की जाए, क्या वो इवेंट इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या फिर आउटसाइड इंडिया ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगर आउटसाइड इंडिया है तो उस टाइम हम किसकी लोकेशन मानेंगे? रिसिपिएंट की लोकेशन मानेंगे। और अगर वो लोकेशन जो हमारी इंडिया के अंदर है तो नॉर्मल सी बात है, जहां पर वो इवेंट हेल्ड किया गया है उसी को क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? यह पॉइंट आपका यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ था। ओके, ये आपको यहां पे भी टेबल से भी देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है सर्विस बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कॉरियर, सेक्शन 12 सबसेक्शन है। पता है क्या कह रहा है? कि ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो कि क्या है, मेल या फिर कॉरियर के थ्रू आपको मिल रही है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, सामान क्या हो रहा है आपका? सामान क्या हो रहा है? आपके पास आ रहा है। तो इस केस में भी हम यही देखेंगे कि किसको सर्विस दे रहे हैं हम। अब देखो यहां ऊपर जितनी भी थी ना, जहां पर आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग किसको हो रही है वो चीज आपको डिफाइन नहीं है, तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं? रजिस्टर की पर्सन रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब यहाँ पे ठीक है, गुड्स की आप सर्विसेज दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दे रहे हो, चाहे वो मेल है या फिर इवन कॉरियर है, किसको दे रहे हो? वो पर्सन रजिस्टर्ड होगा तो नॉर्मल सी बात है रिसिपिएंट की प्लेस को ही क्या मानेंगे हम? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, राइट। अगर अदर देन द रिसिपिएंट है तो नॉर्मल सी बात है, मेल की बात की जा रही है, कॉरियर की बात की जा रही है, तो उस फाइनल लोकेशन को बोलेंगे जहां से उस मेल को डिस्पैच किया गया था, निकाला गया था। ओके, रीड आउट करो इसको जल्दी से। पर्सन रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन की बेस पे डिपेंड करता है और लोकेशन पे डिपेंड करता है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ये डिफाइन कर रहा है कि इफ द रजिस्टर्ड पर्सन देन लोकेशन ऑफ द सच पर्सन को ही क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इन केस द अदर केस की बात की जा रही है, लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर, जहां पर गुड्स को हैंडेड ओवर करते हैं। जैसे कि आपके घर में सामान देने के बाद ही जब वो क्या करता है, आपसे एक सिग्नेचर करवाता है कि हाँ आपको डिलीवर हो चुकी है। इवन आपके पास ओटीपी भी आता है। अगर आज के टाइम की बात करूं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका, इन सब की बात की जाए तो यहां से आपको ऑनलाइन डिजिटली फॉर्म में क्या आते हैं? क्या आते हैं? जल्दी बताइए। दैट्स इट। उसी प्लेस को क्या मानेंगे हम? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? देन 7 पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? 7 क्या कहता है, जो कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 को डिफाइन कर रहा है कि अगर पहले तो आप क्या कर रहे हो? गुड्स की ट्रांसफर कर रहे थे, जो कि सेक्शन, देखो यहां पे मैं लिख देती हूं,
सेक्शन 12 सबसेक्शन जो 8 है वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही थी। अगर आप सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 की बात करेंगे तो वहां पर पैसेंजर्स की बात की जा रही है। दैट मीन्स उन व्यक्तियों की जो रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हैं, इवन नॉन रेगुलर बेसिस पे जो क्या कर रहे हैं, अपने जो बस रेलगाड़ी में क्या कर रहे हैं, सवारी अपना ट्रैवल, अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। ये भी तो सर्विसेज है, राइट। बस में आप सवारी कर रहे हैं, बस में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उसमें बैठने के बाद क्या आप ऐसे ही बैठे रहते हो? 2 मिनट सोच के देखिए कि सबसे पहले आप जब बस में बैठ जाते हो, कंडक्टर आपके पास आ रहा है, तो आपके मन में क्या होगा कि पॉकेट से पैसे निकालो और यहां से टिकट लो। बस में बैठने के पैसे दिए आपने, दैट्स इट। ये क्या है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। इसको सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 में डिस्कस किया गया है। अब ये कहते हैं कि इस टाइम क्या मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को? वही बात कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, अब आपको तो ये याद ही हो गया होगा, पक्का याद हो गया होगा, है ना। अगर अननोन रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस टाइम, अब देखो यहाँ पे ना नॉन रजिस्ट्रेशन पर्सन के टाइम ये जो सिचुएशन है, वो क्राइटेरिया है, वो चेंज होता जा रहा है। आप नोट कर पा रहे होंगे, हर बार नोट कर पा रहे हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हर बार जो इवेंट है वो चेंज हो रहे हैं, हर बार क्या है, इवेंट चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे पैसेंजर की बात की जा रही, पहले गुड्स की बात की जा रही, जहां पे गुड्स को हैंड ओवर किया जाएगा तो उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया गया। अब यहां पर पैसेंजर की बात की जा रही है। अब वो बात करेंगे कि उस केस में किसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब मैंने कहा कि पैसेंजर जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से उन्होंने ट्रेन पकड़ी है, और वो ट्रेन पकड़ी है, मान लेते हैं वो दिल्ली की पकड़ी है उन्होंने, ठीक है, दिल्ली की ट्रेन पकड़ी है, ठीक है। अब चढ़ा यहां से है, चढ़ने को पता है क्या कहते हैं, एम्बार्क कहते हैं। जिस प्लेस से वो कस्टमर चढ़ा है, जिस प्लेस से वो पर्सन चढ़ा है, पैसेंजर चढ़ा है, उस प्लेस को ही क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे, क्योंकि इसने यहां से सर्विस लेनी शुरू की है और फाइनली फिर यहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि इसकी कंटिन्यूअस जर्नी है कुरुक्षेत्र से हमारे यहां तक दिल्ली तक। ओके, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ द पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन देन द लोकेशन ऑफ द प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वीनियंस फॉर अ कंटिन्यू जर्नी। वो चढ़ गया है उस व्हीकल के ऊपर, उस चढ़ गया उस साधन के ऊपर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, तो उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? देन 8 पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, क्या कहते हैं, सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वीनियंस। ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं ऐसा ही है, जैसे कि आप ट्रेन में सफर करते हैं, ठीक है, ट्रेन में सफर करते हैं तो बीच में कोई सामान बेचने वाले आते हैं ना, है ना, वो मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि वो फ्रॉड होते हैं, बट खाने के सामान की बात करूं तो वो तो सही होते हैं। अब आपको वो खाने के सामान की सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रेन में चढ़ चढ़ कर आपके पूछ रहे हैं कि आप ये खाओगे 10 रुपए का है, 20 रुपए का, ऐसे आपको ऑफर करते हैं। अगर आप उनसे सर्विस ले लेते हो तो जो आपने सर्विस ली है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कब मानेंगे, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई तब मानेंगे कि जिस टाइम ये पर्सन जहां से इसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, ये नहीं है कि जब आपके ट्रेन में चढ़ा है तब नहीं, जहां से इसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया उसकी बात की जाए तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ अ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वीनियंस ऑफ दैट जर्नी। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट की बात की जा रही है कि जहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट से चला है उसकी बात, उससे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? अगर आप चढ़ रहे हैं सर्विसेज लेने के लिए, उस पॉइंट से बात की जाएंगे जहां से आप क्या कर रहे हैं, एम्बार्क हुए, उस ट्रेन में चढ़े हैं, उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज की बात की जा रही है, अगर वो नॉर्मल जो रास्ते में आपको जो सामान दिए जाते हैं, सर्विसेज दी जाती है, उसका हम क्या मानेंगे, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ अ डिपार्चर ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द सर्विसेज। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब टेलीकम्युनिकेशन से समझते हैं ना क्या बात की जा रही है, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या है। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपको एक दूसरे से संवाद करने में जो भी आपको जो सर्विसेज जा रही है, जैसे कि मैं आपसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं अपने आपको मैं चैप्टर समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, इंटरनेट की मदद से हो पाया है ना। तो पहले जैसे कि मैं ऑफलाइन ही पढ़ा, जैसे कि अभी भी ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, बट ऑनलाइन पढ़ाने के साथ साथ मुझे ऑफलाइन पढ़ाने के साथ साथ मुझे ऑनलाइन की भी अपॉर्चुनिटी मिली। तो यहाँ पे क्या है कि जो टेलीकम्युनिकेशंस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ देयर इज डिश की वजह से, कि
नाटक दिखाए जाते हैं, जो किरदार वो निभाते हैं, फिल्में दिखाई जाती है, मूवीज होती है, ठीक है, एंटीनास की जो आप सर्विसेज लेते हैं उनकी बात की जा रही है। अब ये जो सर्विसेज है ना, आप कैसे ले रहे हो? आपके पास ऑफर आता है ना कि एक तो आप पोस्ट पेड करते हो, एक आप प्रीपेड करते हैं, एक आप फिक्स्ड आप अपने घर के अंदर चीजों को रखवा लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, इवन मोस्ट ऑफ ऐसा करते होंगे, जैसे कि मोबाइल का जो रिचार्ज है, इवन जो वाईफाई का जो नेट जो चार्जेस है, हम साल का लेते हैं, क्वार्टरली ऐसे लेते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, इकोनॉमिक भी पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है, और साथ साथ में क्या उसकी सर्विस ब्रेक ना हो, तो इस तरीके की सर्विस ली जाती है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसी सर्विसेज ले रहे हैं तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 में डिस्कस किया गया है कि अगर आपने सर्विसेज बाय द वे ऑफ द फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन ली है, जैसे कि लीज्ड सर्किट हो गया, इंटरनेट बेस्ड सर्किट हो गया, केबल हो गया, डिश हो गया, एंटीना हो गया, अगर आपने इनसे ली है तो नॉर्मल सी बात है भाई, वो आपके घर पे इंस्टॉल होगा ना। उसके लिए आपने जो घर में जो राउटर लगा होगा, जो घर में जो वाईफाई का जो बॉक्स होता है उसकी वो आपके घर में लगा होगा ना। तो जहां पे वो इंस्टॉल होते हैं टेलीकम्युनिकेशन की, जब आपने सर्विस ली तो वो जो इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि आप डिश लगवाते हैं तो बाहर वो घर के बाहर वो छतरी लगती है ना, उस छतरी को क्या कहेंगे हम, आपकी इंस्टॉलेशन प्लेस कहेंगे। तो उस इंस्टॉलेशन प्लेस को हम क्या कहते हैं, हम आपके प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? चलो तो चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इन केस ऑफ द मोबाइल कनेक्शन ले, तो मोबाइल के भी तो कनेक्शन लिए जाते हैं ना। अब यहां पे तो छतरी नहीं लगेगी मोबाइल कनेक्शन में, यहां पे क्या होगा, बिल इशू होगा ऑन द पोस्ट पेड बेसिस इन द केस ऑफ द मोबाइल कनेक्शन फॉर द टेलीकम्युनिकेशन एंड द इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन द पोस्ट पेड बेसिस विद द लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस। जो आपका बिल आएगा और उस जो बिल आपके एड्रेस पे आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्लेस ऑफ सर्विस कहेंगे, रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, दैट मीन्स लोकेशन की बात की जा रही है। अगर आपने पोस्ट पेड की बजाय आपने प्रीपेड पेमेंट बेसिस के ऊपर आपने जो सर्विस ली है मोबाइल कनेक्शन की, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ना, वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, जब आपने प्री पेमेंट की थी, वो जो वाउचर आपको दिया गया था, वाउचर आपको सोल्ड कर दिया था, उस टाइम को, उस प्लेस को क्या कहेंगे हम, प्लेस ऑफ सर्विस कहेंगे। ठीक है, और अभी जो हमने ऊपर पढ़े इन सबको छोड़ के, फिक्स्ड को भी छोड़ के, प्री पोस्ट इन सबको छोड़ के, बाकी जितने भी केस इसके अंदर आ जाते हैं, उस टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई किसे माना जाएगा, सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर। देखो पहली बार ही आया, दूसरी बार आया कि हम सप्लायर को क्या मान रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई मान रहे हैं। फर्स्ट टाइम कब माना था, कि जब सबसे पहला जो पॉइंट हमने किया था ना सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अंदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, कि अगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आउटसाइड इंडिया है। क्या आपको याद है या मुझे ही याद है? प्लीज याद करो ना, याद करो ना। रिसिपिएंट एड्रेस इज नॉट रिकॉर्ड, सॉरी रिसिपिएंट एड्रेस नॉट रिकॉर्डिंग, मैंने भी गलत बोल दिया, चलो कोई नहीं। आप अब याद रखना, मुझे भी तो अब याद पक्का रहेगा कि जब एड्रेस रिसिपिएंट का एग्जिस्ट नहीं है सप्लायर के पास, तो उस केस में जो सप्लायर को क्या मानेंगे, सप्लायर की लोकेशन को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब एक और तरीके से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूं। अगर टेलीकम्युनिकेशन, ओह माय गॉड, दिस इज हियर, ओके, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, जहां पर वो इंस्टॉल्ड हो रही है। अगर मोबाइल कनेक्शन की बात की जा रही है, पोस्ट पेड की बात की जा रही है, तो रिसीव बिलिंग एड्रेस को हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर प्रीपेड की बात की जा रही है, तो जिस टाइम वो वाउचर सोल्ड किया गया था, जिस टाइम प्री पेमेंट रिसीव हुई थी, उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। और इन केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इस केस में एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर। ओके, दोनों केस में अब आपको याद करना आसान हो जाएगा कि जो सप्लायर के पास रिसिपिएंट का रिकॉर्ड है, तो उस टाइम क्या होगा, रिसिपिएंट का एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर इन केस एड्रेस अवेलेबल नहीं है सप्लायर के पास, तो उस केस में सप्लायर क्या होगा, प्लेस, सप्लायर की लोकेशन क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ओके, अब देखो हमने कहां से कहां तक कर लिया है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 से किया था, राइट। अब इसको मैंने टैबुलर फॉर्म में फिर इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब जब ये चीज आप तब एक्सेस कर पाएंगे जब आप नोट्स लेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जब आप क्या करते हो, बैंकिंग सर्विसेज लेते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हो, इस तरह की जब सर्विसेज लेते हैं ना, उस टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई किसे कहेंगे, जो कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 ही डिफाइन कर रहे हैं।
12 डिफाइन कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन, जैसे कि बैंकिंग में सर्विसेज क्या होती है कि आप अपना पैसा वहां डिपॉजिट करवाते हैं और ठीक है, आप वहां से विड्रॉल करवाते हैं, आप वहां से लोन लेते हैं, इवन आपके पास जो स्टॉक होता है वो भी आप स्टोर करते हैं, और साथ ही साथ जैसे अगर आप स्टॉक मार्केटिंग में डील करते हैं तो डीमेट अकाउंट की जो ओपनिंग की फैसिलिटी और वहां का जो बैलेंस का जो रिकॉर्ड है सारा का सारा वही तो करते हैं आप, राइट। तो अगर इस तरीके की सर्विसेज आप ले रहे हैं तो वहां पे क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट of the services is not on the record of the supplier, the place of the supply shall be the location of the supplier। तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि क्या आपके पास रिसिपिएंट की लोकेशन रिकॉर्ड है, दैट मीन्स बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास अपने रिसिपिएंट की जो लोकेशन है वो है या नहीं है। अगर है तो नॉर्मल सी बात है, रिसिपिएंट की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, दैट मीन्स उसी जगह को क्या मानेंगे कि हमने सर्विसेज दी है। अगर इन केस की आपकी जो लोकेशन है जो एड्रेस है रिसिपिएंट का नहीं है तो उस केस में सप्लायर की लोकेशन क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ द सर्विसेज इन अ बैंक इज अ बैंकिंग एंड अ फाइनेंशियल, देन क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई को डिपेंडिंग अपॉन द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट। एड्रेस रिसिपिएंट का एड्रेस अगर अवेलेबल है सप्लायर के पास तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। अगर सप्लायर के पास वो है तो रिसिपिएंट की लोकेशन को ही क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर नहीं है तो प्लेस ऑफ जो लोकेशन ऑफ द सप्लायर जो होगी वो हमारी क्या होगी, फाइनल प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप इंश्योरेंस की सर्विसेज ले रहे हैं, सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 की बात की जा रही है, अगर आप इसकी सर्विसेज ले रहे हैं तो उस केस के अंदर ये देखा जाएगा कि आप रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब आप ये कि दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इसमें भी ऐसे ही हो सकता था कि एड्रेस ना एड्रेस, ऑब्वियस सी बात है होना चाहिए था, बट जीएसटी में ऐसा दिखाया ही नहीं हुआ, जो उन्होंने कहा हमें वही मानना पड़ेगा। चलो जी, तभी तो मैंने आपके लिए ये जो टैबुलर फॉर्म में ऐसे करके दिया हुआ है कि आपको और कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। कहते हैं कि if the nature of the supply is insurance services, अगर इंश्योरेंस सर्विसेज है देन प्लेस ऑफ द सर्विसेज डिपेंड करेगी दो सिचुएशन पे कि पर्सन रजिस्टर्ड है या फिर अदर देन रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो उस टाइम रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन ही क्या होगी, हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इज इट क्लियर। अगर पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में हम ये देखेंगे कि जो सप्लायर के पास जो रिकॉर्ड होगा, सप्लायर के पास जो रिसिपिएंट का एड्रेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर। क्लियर है। लोकेशन ऑफ द सच पर्सन एंड अदर देन द रजिस्टर्ड देन द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। जो भी सप्लायर के पास रिकॉर्ड है रिसिपिएंट का, उस लोकेशन को क्या मानेंगे, लोकेशन ऑफ सर्विसेज मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब आपकी सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 जो कि हमारा टोटली था किसके बारे में, स्पेसिफिक रूल के बारे में। सेक्शन जनरल रूल हमने पढ़ लिया, स्पेसिफिक रूल के लास्ट पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं। क्या, सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। अगर आप एडवर्टाइजमेंट की जो अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो इस केस में चाहे वो किसी को भी दो भाई, ठीक है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी को दे रहे हैं या फिर लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में डिफाइन होता है कि कहां पर हम ये एडवर्टाइजमेंट की सर्विस देंगे। जहां पर वो प्लेस होगा ना, जहां पर उसको फाइनली डन किया जा रहा है, उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। आई होप ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये पूरा जो कंसेप्ट है जनरल रूल एंड द स्पेसिफिक रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन 13 के ऊपर, जनरल रूल और स्पेसिफिक रूल। अब मैं आपको बताती हूं, जो रूल मैंने आपको यहां समझाए हैं 90% बोला था ना मैंने, 101% अगर आप ये 12 सेक्शन 12 नहीं समझेंगे तो 101% है कि आपको 13 सेक्शन भी समझ नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए कह रही हूं कि अब जो 90% जो कंसेप्ट है आपके जो सेक्शंस इन दोनों के थे, सेक्शन 12 के थे, वो आपके यहां रिपीट होंगे। एक दो पॉइंट आगे पीछे उनको मैं समझा दूंगी, बट 90% आपके यहां पे देखो, मैं अभी आपको दिखाती हूं
चलो बढ़ते हैं फटाफट। प्लेस ऑफ सप्लाई इन ऑफ सर्विसेज, लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। जब आउटसाइड इंडिया की बात की जा रही है तो सेक्शन कौन सा लगेगा, जल्दी से बोलिए, फटाफट अब रिवीजन होगी। 13, ओके जी। प्लेस ऑफ द सप्लाई वेयर द जनरल एंड द डिफॉल्ट रूल्स आर द सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। जनरल रूल जो कि हमारे पहले की तरह सेम थे, क्या, रिसिपिएंट एड्रेस इज रिकॉर्ड एग्जिस्ट अगर है, और रिसिपिएंट एड्रेस इज नॉट रिकॉर्ड एग्जिस्ट। अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट है तो नॉर्मल सी बात है रिसिपिएंट की ही लोकेशन क्या मानेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर नहीं रिकॉर्ड है तो उस टाइम सप्लायर की लोकेशन को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक रूल के ऊपर जो कि डिफरेंट सिचुएशन के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, ये डिटरमाइन करने में कि हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई है क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई जो कि हम सर्विसेज को दे रहे हैं वो लोकेशन क्या है, जब हमारे सप्लायर और रिसिपिएंट की जो बिलोंग करते हैं आउटसाइड इंडिया, चाहे वो एक इंडिया में है दूसरा बाहर है, बाहर मतलब ऐसे कोई भी हो सकता है बट आउटसाइड इंडिया के कंसेप्ट आ जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। अब आपको माइंड में आ रहा है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज का मतलब, मैंने आपको समझाया था कि जहां पर आप परफॉर्मेंस देखते हैं, मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, ब्यूटी क्लिनिक का ब्यूटी पार्लर का जो एग्जांपल दिया था, ठीक है, इन सबका एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिचुएशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज ऑन गुड्स मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। पता है क्या कह रहा है, जब क्या करते हैं जो रिसिपिएंट के द्वारा जो गुड्स है आपको प्रॉपर उस प्लेस पर लेके जानी पड़ती है जहां पर आपको उसकी सर्विस चाहिए। जैसे कि मीन्स कि आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, सूट को आपने अल्टर करवाना है, दैट मीन्स आपने एक ऐसा सूट खरीदा है जो आपको उसको कस्टमाइज करवाना है आपको, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी करवानी है या फिर आप कहें कि आपको अल्टर करवाना है, तो नॉर्मल सी बात है आपको सूट के कपड़े को वहां पे लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो उस जिस लोकेशन पे आप जा रहे हैं उसी को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। या फिर मैं कहूँ कि आपको गिफ्ट पैक करवाना है, ठीक है, या आपको जैसे कि आप किसी अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, आपने कोई सामान किसी और दुकान से खरीदा या फिर आप घर में आपके पास रखा था कोई सामान, ठीक है, आप वही गिफ्ट करना चाह रहे हो, तो नॉर्मल सी बात आपको दुकानदार के पास जाना पड़ेगा उसको पैक करवाने के लिए। तो वो जो प्लेस होगा जहां पर आपने सर्विसेज ली है उस लोकेशन को क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर आर रिमोट लोकेशन बाय द वे ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मींस। दैट मींस आप कंप्यूटरिंग सॉफ्टवेयरिंग का यूज करके आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है लोकेशन वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड, यहाँ पे गुड्स जहां पे, अब देखो ये तो यहाँ बैठा बैठा दे रहा है सर्विस, अब मैं कह रही हूँ कि आप घर बैठे हैं, मैं आपको यहाँ से ऑपरेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे इवन यहाँ तो सर्विस की जा रही है, बट अगर आप गुड्स भी है, गुड्स की जो अल्टरिंग है आप वही के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो रहा है वो सामान, उस वहां वहीं से क्या की जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, सर्विसेज दी जा रही है, तो जहां पर वो गुड्स लोकेटेड है, जहां पर जो सामान है, जहां पर वो काम किया जा रहा है वो वहीं पर लोकेटेड है, तो उस लोकेशन को ही क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि इन केस सामान ठीक होने के लिए, सामान रिपेयर होने के लिए क्या हो रहा है, हमारे भारत में आ रहा है। मान लो कि ये जो है इंडिया से बिलोंग करता है और ये जो पर्सन है मिस्टर वाई यूएसए से बिलोंग करते हैं, ओके, इसने अपने जो मशीन है इंडिया के अंदर सेंड की, इंडिया के पास सेंड की कि इसके अंदर ये गड़बड़ है और आप ये ठीक करके दो। इतना अच्छा लग रहा है कि यूएसए की जो मशीन है हम ठीक करके दे रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल है ये, आप इसको सीरियस मत लेना, ठीक है। और ये ठीक होने के बाद ये वापस वहां पे जा रही है, तो इसका कोई क्राइटेरिया भी डिफाइन नहीं किया गया कि इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। दैट मींस ऐसी गुड्स जो कि टेम्परेरी बेसिस पे इंडिया के अंदर आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, तो उसे हम क्या नहीं कंसीडर करेंगे, उसका कोई प्लेस ऑफ सप्लाई अभी तक कोई कंसीडर नहीं किया गया। लास्ट क्या कहता है कि सर्विसेज रिक्वायरिंग द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रिसिपिएंट्स। ये कह रहे हैं कि अगर आपको सर्विसेज लेनी है तो जरूरी है कि जो रिसिपिएंट वहां पर फिजिकली प्रेजेंट हो, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाएगी जहां पर आप सर्विसेज लेने गए हो। जैसे कि आपको गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे खाने के लिए आप स्पेशल क्या करेंगे, आप उस रेस्टोरेंट में जाएंगे या फिर आप रेडी का यूज करना चाहते हो, तो आप स्पेशली वहां पर सर्विसेज को लेने जा रहे हो, तो जहां पर वो चीज एक्चुअली परफॉर्म्ड हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। इज इट क्लियर? चलिए तो सेकंड पॉइंट आ जाता है, सर्विसेज सप्लाई डायरेक्टली इन रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4।
क्या हमने सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट पढ़े थे कि कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई एक्सपर्ट वहां जाकर अपनी सर्विसेज दे रहा है? इंटीरियर डेकोरेशन का मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने मेहंदी और हल्दी का एग्जांपल दिया था, राइट? आपको वो याद रखना है। अगर आप वहां जाके खुद सर्विसेज दे रहे हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है उसे हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। या फिर आप कोई भी होटल हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, उसके अंदर सर्विसेज दे रहे हैं तो भी क्या ट्रीट किया जाएगा? वही प्लेस ऑफ सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट किया जाएगा जहां पर वो सर्विसेज कंज्यूम की जा रही है। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट की बात की जाए कि सर्विसेज सप्लाइड बाय द वे ऑफ एडमिशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द इवेंट। अगर आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, कोई कल्चर के अंदर आपको एडमिशन देने के लिए, जैसे कि आपको पहले एग्जांपल दिया था, तो उस प्लेस को जहां पर ये इवेंट एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां पर वो पार्क लोकेटेड है, उस पार्क की जगह को, ऑर्गेनाइजेशन की जगह को जहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन इवेंट क्या है हेल्ड किया जा रहा है, उसको हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्या आपको कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सर्विसेज रेफर टू इन सेक्शन 13(3), सेक्शन 13(4), सेक्शन 13(5). ये दोनों पॉइंट नहीं है। मैंने कहा था 90% में से जो 10% जो बचा हुआ था ना, अब वो पॉइंट 2-3 आ रहे हैं, वो समझते हैं। पता है क्या कह रहा है कि अभी तक जो आपने सेक्शन 13(3) के अंदर जो डिस्कस किया, ठीक है, सेक्शन 13(4) के अंदर जो डिस्कस किया, सेक्शन 13(5) के अंदर जो डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया? अभी जल्दी से रिकॉल कीजिए। सेक्शन 13(3) के अंदर हमने डिस्कस क्या किया कि प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज हो रही है। नेक्स्ट हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या मान रहे थे? प्लेस ऑफ सप्लाई मान रहे थे। अगर ऐसा है कि इवेंट आपके बहुत जगह ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और उनमें से कोई एक प्लेस क्या है? आपकी टैक्सेबल टेरिटरी है। मीन्स कि वो टेरिटरी क्या आ रही है? टैक्स की इवेंट में कैलकुलेट की जाती है, वहां पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, सॉरी टैक्स लगाया जाता है इस तरीके की सर्विसेज के ऊपर। अगर इवेंट काफी सारे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, और उन इवेंट में से, उन प्लेस में से किसी एक प्लेस में से ऐसा है कि जहां पर टैक्स के रूल क्या है? अप्लाई होते हैं, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो माना जाएगा, वो टैक्सेबल टेरिटरी मानी जाएगी जहां पर ये चीजें अप्लाई होती है, जहां पर टैक्स के रूल अप्लाई होते हैं। क्या लिखा हुआ? वेयर द सप्लाई इज प्रोवाइडेड मोर देन द वन लोकेशन। जब एक से ज्यादा लोकेशन पे सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो वहां पर लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, साथ में उन प्लेसेस में, इतने सारे प्लेसेस में टैक्सेबल टेरिटरी भी इंक्लूड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? आपकी टैक्सेबल टेरिटरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट आ जाता है कि सर्विसेज इज रेफर टू द सेक्शन 13(3), 4, 5 इज सप्लाइड देन वन स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। क्या कह रहा है कि इनके, अब यहां पे तो एक ही टैक्सेबल टेरिटरी का मैंने एग्जांपल लिया इतने सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद, ठीक है। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां जहां आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इवेंट की जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो सारी की सारी टैक्सेबल हो, वो सारे के सारे स्टेट में ये जो टैक्स का रूल लगता हो, तो उस टाइम पे कौन से मानेंगे भाई टैक्सेबल प्लेस ऑफ सप्लाई? तो उस टाइम पे हम ये देखेंगे कि किस एरिया में कितनी अमाउंट क्या कर रखी है, कितनी अमाउंट की जो क्या है सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है। अब उन सर्विसेज की जो अमाउंट है उनको क्या किया जाएगा? प्रपोर्शन में रखा जाएगा। प्रपोर्शन होता है रेशियो में रखना, देन उसके हिसाब से उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, जिसकी भी क्या होगी? कम ज्यादा के हिसाब से रखी जा रही है। तो देखो क्या लिखा है? विद द सर्विसेज इज सप्लाइज मोर देन द वन स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द टेरिटरी एंड द वैल्यू ऑफ द सच सप्लाइड स्पेसिफाइड टू ईच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी शैल बी इन द प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज separately collected. Is it clear? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बैंकिंग, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, इंटरमीडिएट सर्विसेज, हायरिंग ऑफ द व्हीकल सर्विसेज एक्सेट्रा। चाहे आप बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हो, चाहे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सर्विस दे रहे हो, या फिर आप किसी को व्हीकल अरेंज करके उसको सर्विसेज दे रहे हो, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानेंगे? ये भी तो एक क्वेश्चन है भाई। ये कहते हैं कि आप इन सब की व्हीकल अरेंज करने में किसको छोड़ दिया गया है? एक्सक्लूडेड द एयरक्राफ्ट एंड द वेसल अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ की कोई इसमें इंक्लूडेशन नहीं है, इससे ज्यादा की बात की जा रही है। देन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, तो क्या मानेंगे? लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विस। जो भी पर्सन सर्विसेज दे रहा है
उसकी लोकेशन को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। दैट मीन्स बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, इंटरमीडिएटरी सर्विसेज, इनकी लोकेशन को क्या मानेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? थोड़ा सा चेंज है बट पॉइंट ऊपर क्या है, सेम है, क्योंकि अब हमने यहां पर डिस्कस किया है, क्योंकि जो सबका सप्लायर है वो और रिसिपिएंट है वो दोनों के दोनों आउटसाइड इंडिया है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल एंड द कोरियर। पहले हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग द वे ऑफ द मेल्स एंड द कोरियर। अब यहाँ पे अदर देन लिखा हुआ, दैट मीन्स इनको छोड़ के की बात की जा रही है। तो इफ द नेचर ऑफ द सप्लाई इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स अदर देन द वे ऑफ द मेल एंड द कोरियर, देन द प्लेस ऑफ द सप्लाई इज द डेस्टिनेशन ऑफ द सच गुड्स। जहां पर वो गुड्स फाइनली पहुंचेगा उसको क्या बोलेंगे कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है, दैट मीन्स एंड पॉइंट ऑफ द सप्लाई, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 क्या कहता है कि पैसेंजर क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज इसको दी जा रही है, पैसेंजर्स को की जा रही है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर पैसेंजर की सर्विसेज है तो जहां से पैसेंजर चढ़ा है, एम्बार्क हुआ है, उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इन केस बीच में आपको सर्विसेज मिल रही है, सर्विस प्रोवाइड ऑन द बोर्ड कन्वीनियंस की बात की जा रही है, तो जहां से फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ द कन्वीनियंस को हम क्या मान लेते, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते। क्या ये पॉइंट सिमिलर है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। ये भी पॉइंट आपका नया है। देखो तीसरा पॉइंट है जो नया है, जो 10% की कैटेगरी में आ रहा था, ये वाला पॉइंट है। तो इंफॉर्मेशन एंड द डाटाबेस एक्सेस और द रिट्रीवल सर्विसेज सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 के बारे में बात की जा रही है। क्या कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सर्विसेज आप ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी डाटा आप ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेस करवा पा रहे हो, सर्विसेज दे पा रहे हो, राइट। जैसे कि आप कोई भी जो जैसे कि ऐसी सर्विसेज जिसके जो टैक्सेबल है और वो क्या कर पा रहे हैं, फाइनली रिसिपेंट की लोकेशन पे हम क्या मानेंगे, उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। कहने का मतलब इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस को एक्सेस करने की जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस टाइम पे प्लेस ऑफ सर्विसेज उसे मानेंगे जो कि जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसकी लोकेशन को मानेंगे, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज। ओके। नेक्स्ट अगर बात की जाए पावर ऑफ गवर्नमेंट टू नोटिफाई एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज सेक्शन 1313। देखो 1313 क्या कहता है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस वो क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्विसेज को यहां पर डाल सकते हैं। जैसे कि मेन मोटिव क्या होता है गवर्नमेंट का, कि डबल टैक्सेशन से बचाना, है ना। इवन जो सबके ऊपर यूनिफॉर्म जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है और टैक्सेस के जो रेट हैं वो अप्लाई करना, है ना। तो तभी तो ये लास्ट ऑप्शन के अंदर गवर्नमेंट को पूरा यहाँ पर पूरा डिफाइन कर दिया गया कि उसके पास पावर है कि वो नोटिफाई कर सकती है कोई भी सर्विसेज के बारे में डिस्क्रिप्शन कि आप ये इसके अंदर यहाँ पे है। और जब वो उन सर्विसेज को रिसीव किया जाएगा, जब उन सर्विसेज को यूज किया जाएगा, इंजॉयमेंट किया जाएगा उन सर्विसेज का, तो उस प्लेस को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। ठीक है, ये भी मैंने आपको ऐसे टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो आप देख सकते हैं इनको भी। वन मोर थिंग इज दैट कि क्वेश्चन पेपर चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। आपको स्पेशली क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड सभी यूनिवर्सिटीज आप देख पा रहे होंगे, सभी यूनिवर्सिटीज के जो क्वेश्चन पेपर है आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सो विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी, जैसे आप नजर आ रहे बीकॉम क्लासेस 2023-2024 के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है हो जाता है फिनिश, जहां पे हमने प्लेस ऑफ सप्लाई को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। मेरे को बहुत मजा आया समझाते हुए, जो एग्जाम्पल लिए वो उनको करवाते हुए बहुत मजा आ रहा था। तो उम्मीद करूंगी तो आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर सेक्शन 12-13 कंप्लीट हो गया। अब देखो 12 को समझाने में कितना टाइम लगा, 13 तो बिल्कुल ऐसे 10-15 मिनट का काम था, है ना। क्या आप ओवरव्यू करना चाहेंगे तो उसके लिए हम एक स्पेशल बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर ये कंप्लीट चैप्टर, ये 30 पेजों की जो पीडीएफ है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दोनों के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ। वहां आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कैसे आप उस नोट्स को एक्सेस करें। ठीक है, पर पीडीएफ 9 रुपए चार्जेस किए गए हैं। और हाँ, वीडियो कैसी लगी है प्लीज
कमेंट्स करके बताना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कमेंट्स होता है वो क्या है, हमें मोटिवेशन देता है। कुछ अगर अच्छा है तो नॉर्मल सी बात है, तो पॉजिटिव हमें मोटिवेशन देगा। अगर नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं कि मैम आपका समझाने का तरीका अच्छा नहीं था, आपको तो समझाना ही नहीं आता, आप खुद कंफ्यूज है, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं उन पॉइंट्स से हम एक नया तरीका खोजते हैं कि अब की बार कुछ इस तरीके से समझाया जाए। आपको भी पता होगा कि पहले जैसे कि हम नोटबुक पे पढ़ाते थे, देन उसके बाद हमने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया, देन उसके बाद बच्चों ने कहा कि मैम आप थोड़ा सा पिक्चर के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए पीडीएफ्स को, देन हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सिखाया। सो प्लीज कमेंट इन द बॉक्स, ओके। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, 11 चैप्टर के अंदर। अब हमारे कम से कम 60 to 65% सिलेबस हो चुका है। देन आप देख भी पा रहे होंगे, नेचर ऑफ सप्लाई, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई, कंपोजिट, जैसे कि हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंप्लीट चैप्टर किए थे, ऑडिटिंग के कंप्लीट चैप्टर किए हैं, तो इसी तरह से इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, जीएसटी को भी, ओके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 10 के अंदर, 11 के अंदर, सॉरी।